ओके, सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल एजुकेशन। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ लिया है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जिसको भी ये नोट्स खरीदने हैं बुक के, ये आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और बुक डायरेक्टली होम डिलीवर होगा। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोटीन से बात की थी। ये प्रोटीन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और प्रोटीन क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जाना था, है ना। आज हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसमें हम बात कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की हम लोग बात कर रहे थे, उसके अंदर हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को पढ़ लिया था। अब हम लोग फैट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। लास्ट टाइम में यहाँ से क्वेश्चन आया था, फैट से 3 क्वेश्चन पूछे थे केवीएस नवोदय के एग्जाम्स में। 3 क्वेश्चन सिर्फ फैट से आए थे, मैं वो आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि फैट्स क्या है। तो फैट्स इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपने देखा था कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट था उसका भी जो कंपाउंड था, केमिकल कंपाउंड, वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का था। तो इसमें थोड़ा सा अलग क्या है कि ये फैट कहा गया इसको। फैट इसलिए कहा गया कि इसमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड भी मिला होता है। फैट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का भी मिश्रण होता है इसके अंतर्गत, मॉलिक्यूल्स का, जिस वजह से इसको हम फैट कहते हैं। फैट्स आर नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बात याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो फैट है उसे हम एनर्जी के लिए फैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, बट दे सप्लाई एनर्जी मोर देन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन फैट क्या होता है, फैट हमारा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे 1 ग्राम फैट्स प्रोड्यूस 9.3 कैलोरी। फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स का जो होता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जो ऑयल्स का, वही फैटी एसिड बनाता है। ठीक है, टोटल फैट इनटेक शुड बी 20 to 30%। फैट हमको कम से कम कितना लेना चाहिए, तो फैट हमें डाइट में पर डे 20 से 30% से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जस्ट 1 मिनट। बोलो। हेलो। हाँ, अरे क्या देना, कल का मंगाया प्रोडक्ट ना, कोई मंगाया प्रोडक्ट। अरे कोई बात नहीं, उस बाद में कुछ कहीं से आया होगा, उस नंबर पे दिया होगा कस्टमर नंबर, बात करो वहां पर कि कैसे आया, क्यों आया। हाँ, बात हुआ है तो वही जो डिलीवरी जो दिया है ना, हम्म, तो वही अभी हम 180 वही समय हुआ सुनो है। मेरी बात सुनो। हम अभी क्लास ले रहे हैं, बात करते हैं। ठीक है, अच्छा। तो हम लोगों ने बात किया फैट्स के ऊपर कि फैट किसका मिश्रण होता है, ये हम लोगों ने बात किया। और हमारे टोटल डाइट में कितना होता है, लगभग 20 से 30% हिस्सा किसका होता है। 20 से 30% हिस्सा हमारे डाइट में होता है आपका। ठीक है, फैट्स का। कैलोरी फॉर एडल्ट टू मीट डेली एनर्जी एंड न्यूट्रिशनल नीड्स वाइल मिनिमाइजिंग रिस्क ऑफ क्रोनिक डिजीज। ठीक है, अगर आप ज्यादा फैट का यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे आपका क्रोनिक डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। फैसिड एसिड आर क्लासिफाइड as a saturated or unsaturated fats depending upon the presence of double bond in the chemical structure। तो डिपेंड करता है कि कैसा केमिकल स्ट्रक्चर में आपकी बॉडी में आप यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से जो फैट होता है वो 2 प्रकार के पाए जाते हैं फैट्स। एक होता है सेचुरेटेड और एक होता है अनसेचुरेटेड। तो आइए देखते हैं कि सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट क्या होता है।
ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे सेचुरेटेड फैट की। सेचुरेटेड फैट्स विच आर आल्सो कॉल्ड एनिमल फैट्स, ठीक है, आर एसोसिएटेड विद द इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क। जो सेचुरेटेड फैट होता है ये सबसे ज्यादा हेल्थ रिस्क के लिए खराब होता है, ठीक है। जैसे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने वाला भी कौन होता है, सेचुरेटेड फैट होता है। दे कैन इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बाय इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ एलडीएल, जिसको कि एलडीएल मतलब होता है लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लिक्विड कोलेस्ट्रॉल। तो ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे कौन सा पूछता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है कि नहीं अच्छा होता है, तो आपको बताना है कि बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जब आप लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट कराएंगे तो उसमें ये एलडीएल वगैरह लिख के आता है कि एचडीएल क्या है, एलडीएल क्या है, कितना आपका है। अगर आपका एलडीएल ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपका लिपिड प्रोफाइल बहुत खराब है, ठीक है। आपको आगे जाकर हार्ट रिस्क हो सकता है, हार्ट डिजीज के रिस्क हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। इट हैज बीन रिकमेंडेड दैट द इंटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स आर केप्ट लेस देन 7 to 8% ऑफ टोटल कैलोरीज। कहने का मतलब यह है कि एक दिन में हमें लगभग 7 से 8% से ज्यादा टोटल कैलोरीज में सेचुरेटेड फैट का यूज 7 से 8 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। 7 से 8% से ज्यादा यूज करने से अगर हम सेचुरेटेड फैट का यूज करते हैं अपने खाने में डेली लाइफ में डेली, तो इससे एक प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके बॉडी में जो मैंने बताया कि हेल्थ रिस्क जो है आपका वो बढ़ सकता है। अब देखिए क्या क्या होते हैं सेचुरेटेड फैट। देसी घी, बटर, चीज, क्रीम, रेड मीट्स, बेक्ड प्रोडक्ट्स एंड अदर फुल फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ सेचुरेटेड फैट्स। तो आप समझ लीजिए कि आपको देसी घी बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बटर, चीज, क्रीम, रेड मीट्स, ठीक है, बेक्ड फूड, ये सब ज्यादा आपको नहीं, फुल क्रीम वाली जो मतलब चीजें होती है वो भी आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। इससे सेचुरेटेड फैट बढ़ता है, आगे जाकर आपको डायबिटीज, शुगर, ये सब की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, ठीक है। कोकोनट एंड पाम ऑयल्स आल्सो कंटेन्स सेचुरेटेड फैट। आपका जो कोकोनट यानी कि जो कोकोनट ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, वो दोनों ही क्या होता है, सेचुरेटेड फैट्स का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मोनो अनसेचुरेटेड फैट या फिर पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, कहीं कहीं आपको ये ऐसे लिख कर आएगा प्यूफा। प्यूफा का मतलब क्या होता है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। फैट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने कल बताया था ना, कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस रूप में तोड़ेगा, ग्लूकोज में, ठीक है। प्रोटीन क्या लास्ट रूप होगा, अमीनो एसिड का चैन होगा। किसका, प्रोटीन किसका होगा, अमीनो एसिड का चैन होगा, ठीक है, चैन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड के नाम से जानेंगे। फैट क्या होगा, फैटी एसिड और गिल्सरॉल का रूप है, ठीक है। फैटी एसिड और गिल्सरॉल का रूप होते हैं। आइए बात करते हैं। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट का हो चाहे पॉली अनसेचुरेटेड फैट का हो, इन दोनों का मतलब ही अनसेचुरेटेड फैट होता है। when they replace saturated fat in the diet they help to reduce blood cholesterol levels and thus lower the risk of heart disease। तो मोनो अनसेचुरेटेड फैट और पॉली अनसेचुरेटेड फैट क्या करते हैं, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिससे कि आपका जो हार्ट डिजीज रिस्क होता है वो कम हो जाता है। तो क्या क्या आपको होते हैं जो हम कहेंगे कि अनसेचुरेटेड फैट की एग्जांपल है, जैसे कैनोला। कैनोला का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैतून, जैतून के पत्ती का जो ऑयल होगा वो आप यूज करते हैं। मूंगफली, पीनट्स जो होता है वो भी आपका क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैट होता है। पॉम ऑलिव, ठीक है। नेक्स्ट होता है चावल की जो भूसी होती है और तिल का जो तेल होता है, अखरोट होता है, जैसे अन्य नट्स, ये सभी आपके मोनो अनसेचुरेटेड वसा से भरपूर होते हैं। प्यूफा के स्रोत क्या होते हैं, जैसे तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया, मक्का हो गया, कुसुम और सूरजमुखी का तेल हो गया, अलसी हो गया, ये सब चीजें क्या होते हैं,
पॉली अनसेचुरेटेड होते हैं। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैट थोड़ा सा अच्छा होता है अगर आप फैट यूज करते हैं तो यही बोला जाता है। अब इसमें आप जैसे, ठीक है, इसमें आप जैसे रिफाइंड का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सरसों के तेल में खाना बना के यूज करो, ज्यादा सही रहेगा आपका। ठीक है, कोशिश करो क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत दिक्कत आपको होगी। तो ये होता है दो प्रकार के फैट्स, मैंने बताया सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब देखिए फैट्स के फंक्शंस क्या होते हैं, मैंने ये बता दिया आपको कि इट हेल्पफुल इन मेकिंग बॉडी ऑयली एंड लुब्रिकेटेड, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल effect of hot and cold climate. Its accurate quantity makes body beautiful. For the purpose of energy, fat considered double amount of energy than carbohydrate. Protects organ from shock. अब देखिए फैट्स का क्लासिफिकेशन किया हमने, एक होता है ट्रांस फैटी एसिड जिसके अंतर्गत क्या आता है, रूमिनेंट एनिमल फैट आता है, और एक होता है आपका अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, और एक होता है सेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में क्या क्या आता है, पॉली अनसेचुरेटेड आता है और मोनो अनसेचुरेटेड आता है। पॉली अनसेचुरेटेड के अंदर दो आता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6। ओमेगा 3 क्या होता है, इसमें सोयाबीन ऑयल है, फ्लैक्सीड ऑयल है, ठीक है, इसके बाद रेपसीड ऑयल होता है, वॉलनट्स होता है, ईपीए फिश ऑयल है, डीएचए, ये फिश ऑयल वगैरह जो होता है ये आपका पॉली अनसेचुरेटेड होता है। ओमेगा 6 किसका एग्जांपल होता है, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स होता है, सनफ्लावर और कॉर्न का, सोयाबीन ऑयल होता है, कैनोला ऑयल्स होता है, नट्स का, ये सीड, ये आपको थोड़ा समझना है। ओमेगा 9 क्या होता है, ये आपका ऑलिक एसिड होता है, ऑलिव ऑयल और एवोकाडोस नट्स होते हैं ये। ठीक है, सेचुरेटेड फैट में जैसे मैंने बताया था फैटी मीट होता है, बटर होता है, लैड, ठीक है, पाम ऑयल होता है, पाम कार्नेल एंड कोकोनट ऑयल, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके सेचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। तो आपको याद रखना है सेचुरेटेड फैटी एसिड हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। अच्छा, ये विटामिन से क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसी में हम आपको आगे ले जा रहे हैं। ठीक है, 69 ये आपका नवोदय विद्यालय में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, पूनम जी टाइम से आया करिए। जी सर। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था फैट से, हम इसको थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर इनटेक ऑफ सेचुरेटेड फैट ऑफ टोटल कैलोरीज इन अवर डाइट। तो कितना होना चाहिए, देखिए ये क्वेश्चन आपका नवोदय विद्यालय का है, ये अभी आया नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछा गया था, जो एग्जाम 2022 में नवोदय विद्यालय का हुआ था। ठीक है, 8%। 8%। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 8%, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे आपको दिखाते हैं एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, वो आपके नवोदय विद्यालय में ही आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको मिला था दूसरे वाले पेपर में, एक इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर हुआ था उसमें मिला था ये। अब इवनिंग और मॉर्निंग शिफ्ट क्या है, नवोदय में वैकेंसी तो एक ही आई थी, तो आपको बता दूं कि वैकेंसी दो प्रकार से आई थी, एक नॉर्थ इंडिया के लिए था, ठीक है, और एक ओवरऑल उसके लिए था।
अब देखिए यहाँ पर ये दूसरा वाला है क्वेश्चंस, तो ये आपसे पूछा गया था उसमें, तो आपको ये बताना था कि कितना यहाँ पे होता है। आइए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये आपका था। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, ठीक है। विटामिन्स क्या होता है इसके बारे में बात कर लेंगे। तो विटामिन्स क्या होता है, अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये हमारा ऊपर जितना हम लोगों ने पढ़ा वो सब क्या था, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था, यानी जिनकी कि हमें बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में आवश्यकता होती है, वो मैक्रो होते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, विटामिन्स। तो विटामिन्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन, विटामिन्स में सिर्फ कार्बन होता है, दैट आर एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड वर्किंग ऑफ द बॉडी। तो विटामिन हमें कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए। कभी भी पूछेगा कि क्या विटामिन कोई कैलोरी देता है, तो इसका मतलब जब कैलोरी नहीं दे रहा है तो विटामिन का अधिक मात्रा या विटामिन अधिक मात्रा में लेना हमारे लिए कोई भाई फायदेमंद नहीं है। समझ में आ रही बात। विटामिन का अधिक मात्रा में लेना हमारे लिए कोई भी या किसी प्रकार का, हमारे लिए किसी प्रकार का कोई भी अधिक या हमारे लिए कोई भी फायदा नहीं है ज्यादा उसको करना, ठीक है। तो दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सिर्फ प्रॉब्लम क्या होती है कि विटामिन के कमी से ये हमारे बॉडी में चाहिए तो, लेकिन अगर आप इनको प्रॉपर वे में नहीं देंगे, विटामिन हमारे बॉडी में प्रॉपर वे में नहीं रहेगा, तो इसके कारण आपको हो सकते हैं दैट इज डिफिशियंसी डिजीज। क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। तो विटामिन सिर्फ आपका डिजीज से बचाने के लिए और नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी का करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। विटामिन से किसी प्रकार की कैलोरी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। अब दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड एक्सेप्ट, तो विटामिन जो होता है वो हमें सारे विटामिन लगभग हमें फूड से मिलते हैं, जैसे बी कॉम्प्लेक्स और जो सी वाला है, ये पूरा विटामिन जो होता है ये लगभग आपका जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये पूरा फूड पे डिपेंड होता है, आपके डाइट में जो फूड होते हैं उसके हिसाब से मिलता है। बट विटामिन जो डी होता है और के होता है ये बॉडी खुद बनाती है, मतलब प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी अलग से जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारा विटामिन होता है डी, वो आप हमारी बॉडी खुद बना लेती है। कैसे, जब हमारी बॉडी सूर्य के, ठीक है, किरणों में आती है तो उसके रेस से वो डायरेक्ट अपने बॉडी में विटामिन डी का प्रोडक्शन कर लेती है, ठीक है। बट बाकी विटामिन जो बी और सी हैं और कुछ और विटामिन होते हैं, वो विटामिन क्या होते हैं हमें फूड के द्वारा बॉडी में लेना होता है। अगर वो हम नहीं लेते हैं तो डिफिशियंसी डिजीज होता है, इनके कारण क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज। तो हम बात करेंगे देयर आर विटामिन नीडेड बाय द बॉडी। द इंपॉर्टेंट विटामिन आर ए सी डी ई के एंड बी कॉम्प्लेक्स। टोटल नंबर ऑफ विटामिन ये पूछा गया है, तो 13 होता है। टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने होते हैं, 13, जिसमें से 9 आपके वाटर सोल्यूबल एंड 4 क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल। अब आपके डायरेक्टली देखिए क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां से बनाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कैसे कैसे, देखिए क्वेश्चन यहां पर बना के पूछा जा सकता है आपसे, तो आइए देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हम लोगों से पूछ सकता है यहां से और कैसे पूछता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको यही बोल देगा कि देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे ये आपका है, ये वाला ऑप्शन ए है, ये मानिए ऑप्शन बी है, ये वाला ऑप्शन आपका सी है और ये वाला ऑप्शन आपका डी है। अब आपसे पूछ दिया कि इन फॉलोइंग विच इज नॉट अ वाटर soluble vitamins,
अब यहाँ पर ए बी सी डी दे दिया, ठीक है, या ई भी करके दे दिया, मान लीजिए ई ऑप्शन भी दे दिया। अब यही ऑप्शन आपको दे दिया और आंसर क्या बोल रहा है, ऐसे पहला कि ए बी सी एंड डी आर करेक्ट, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी सी डी आर करेक्ट, ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहा है, ठीक है, डी एंड ई आर करेक्ट, और डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है ए सी एंड ई आर करेक्ट, ठीक है। तो अब आपको कैसे बताएंगे आप, इसका राइट आंसर क्या होगा, कि इनमें से कौन सा, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा आपका, यहां पूछा जा रहा था कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा वाटर सोल्यूबल नहीं विटामिन है। अब आपका ऑप्शन B1 दे दिया ए ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में B2 दे दिया, बी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका मान लीजिए सी दे दिया, चौथा ऑप्शन आपका डी दे दिया, और पांचवा ऑप्शन आपका ई दे दिया, इस तरीके से। और यहीं पर आपसे पूछ दिया कि ए बी सी सही है, आपसे बी ऑप्शन पूछ दिया, सी ए डी सही है, या आपको पूछ दिया सी वाला। तो आपको बताना है यहाँ पर कि ओनली डी एंड ई सही है, या फिर आपसे बोल दिया डी ऑप्शन कि ऑल ऑफ द एबव, सारे सही हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सी ऑप्शन डी एंड डी, डी एंड डी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इन कैटेगरीज को आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन नेट में भी पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा वाटर सोल्यूबल नहीं है या फैट सोल्यूबल नहीं है, ऐसे करके पूछता है। तो अब आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको कभी भी वाटर सोल्यूबल विटामिन और फैट सोल्यूबल विटामिन को डिफ्रेंशिएट करने में, अंतर करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है वो, ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है वो ट्रिक। तो आपको याद रखना है, एक वर्ड बताने जा रहा हूं मैं, वर्ड का नाम है कीड़ा। ये कीड़ा वर्ड याद रखिए, कीड़ा। अब ये कीड़ा वर्ड क्या है, कीड़ा आप लिखेंगे तो KEDA लिखेंगे, तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जितना कीड़ा वर्ड में विटामिन आ रहा है, ये सारे क्या है, फैट सोल्यूबल्स है। क्या है, सारे फैट सोल्यूबल है, ठीक है। तो KEDA ये सारे क्या है आपके, फैट सोल्यूबल है। इनके अलावा कोई और विटामिन होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा। समझ गए, इनके अलावा कोई और विटामिन होगा तो कौन सा हो जाएगा, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। सुशील जी बीच में मत आया करिए, आपका टाइम 7:30 बजे है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको याद रखना है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। अब आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना, एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो हम लोगों ने बात किया था वो विटामिन वाले क्वेश्चन का हम लोग देख लेते हैं, पहले पढ़ लेते फिर देखेंगे विटामिन वाले क्वेश्चंस को। अब हम लोग आइए देखते हैं, ये जो मैं आपको चार्ट देने जा रहा हूं ना, ऐसे विटामिन आप पढ़ेंगे एक एक करके ना, बड़ा लंबा खिंच जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आपको उस जरूरत नहीं वैसे पढ़ने की, जो मैं आपको ये दे रहा हूं बुक में, ये बुक आप लेकर एकदम आसानी से चीजों को बहुत अच्छे तरीके से, और ऐसा नहीं है कि मैंने शॉर्ट में बनाया है, ये कोई शॉर्ट नहीं है, इससे अंदर ज्यादा नहीं पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। सारे क्वेश्चंस के जवाब आपके इसी चार्ट में रहेंगे विटामिन से संबंधित,
एक बात की ये पूरी गारंटी दे रहा हूं कि कोई भी एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, आपका इस चार्ट से विटामिन से एक क्वेश्चन भी बाहर जाए तो आप मुझे बताइएगा। उसको ध्यान रखते हुए बनाया, चाहे जितना भी लेवल टफ क्यों ना कर दे एग्जाम का, इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विटामिन ए। विटामिन ए का हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो केमिकल नेम है उसे हम रेटिनॉल कहते हैं, ये पूछा जा सकता है। इसको डिस्कवर्ड किया था, ये जरूरत नहीं जानने का, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है और ये वाला कॉलम इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शंस पता होने चाहिए आपको कि रेटिनॉल हम क्यों यूज करते हैं। नीडेड फॉर विजन इन डीम लाइट, तो डीम लाइट में विजन के लिए काम करता है कौन, विटामिन ए, ठीक है। और क्या होता है, हेल्दी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है फॉर ग्रोथ ऑफ स्केलेटन एंड सॉफ्ट टिश्यू मसल्स और एज वेल एज इम्यून सिस्टम हेल्थ। तो ये क्या करता है, आपके विजन के लिए और आपके प्रॉपर ग्रोथ के लिए, स्किन और इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए विटामिन ए का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें देखिए, या तो आपसे पूछ सकता है ये रेटिनॉल, ये पूछेगा अच्छा इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस तो आपने सुना होगा, सबको पता होगा नाइट ब्लाइंडनेस। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा जीरोपेथैलेमिया या कैरेटोमलेशिया, ये दोनों भी आपके विटामिन ए की कमी कारण होते हैं। जीरोपेथैलेमिया का मतलब क्या है, वही आपका आंख जो है वो थोड़ा सा अच्छा काम नहीं करता है, तो जीरोपेथैलेमिया आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के, इस विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या है। तो सबसे अच्छा जो माना जाता है, देखिए कोई भी डार्क फ्रूट कह सकते हैं या डार्क वेजिटेबल जो बहुत चटकदार होता है, ठीक है, बहुत चटकदार होता है, जैसे कि कोई भी चटकदार कलर का कोई भी फूड वगैरह हो, वो सारे आपके क्या है, विटामिन ए के अच्छे एग्जाम्पल है। सबसे अच्छा बोला जाता है कैरेट्स, गाजर को सबसे चटकदार जो होता है। उसके बाद पंपकिन है, मैंगोज है, पपाया है, ठीक है। और भी येलो फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं, रेड वेजिटेबल्स और रेड और येलो फ्रूट्स होते हैं, वो सब आपके विटामिन ए से संबंधित है और विटामिन ए के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरल है, या कोले कैल्सीफेरल भी कहते हैं, कहीं कहीं अर्गो कैल्सीफेरल भी दिया हुआ है वो। अब इसके अंदर D3 भी आता है और D2 भी आता है, देखिए, ठीक है। तो D1, D2, D3 के नाम से भी आपको मिलेंगे विटामिन डी, जो कि कैल्शियम के लिए होते हैं, बॉडी में हड्डियों को मजबूत कराते हैं, ठीक है, करते हैं। तो कैल्शियम के लिए होता है कैल्सीफेरल, इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिस्पोजन होता है, जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बोन में होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से जो होने वाला आपको रोग है वो है रिकेट्स, ठीक है। रिकेट्स हड्डियों में अगर आपका बोन डेंसिटी कम होता है। अब बोन डेंसिटी का मतलब क्या है, बोन डेंसिटी का मतलब होता है कि बोन में कैल्शियम की मात्रा जब कम होती है, ठीक है, कैल्शियम की मात्रा जब कम होती है तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बोन हमारे सॉफ्ट होने लगते हैं। बोन के अंदर क्या होता है, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन जो होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण हमारे बोन बहुत अच्छे नहीं होते, लूज होने लगते हैं। तो जो कड़ापन होना चाहिए हड्डियों का वो हमारा नहीं होता है। तो इसके कारण हमारा क्या होता है, जैसे चाहे वैसे हड्डियों का शेप मुड़ने लगता है, हड्डियों का शेप खराब हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको बोलैक, नॉक नी ये सब होता है, तो वहां भी कारण किसका है, रिकेट्स का होता है। तो रिकेट्स और दूसरा होता है ऑस्टियोमलेशिया, ये दो चीजें जो होती है, रिकेट्स ये बच्चों में होता है और ऑस्टियोमलेशिया एडल्ट या बूढ़े होने के बाद जब बोन की डेंसिटी कम हो जाती है तो ऑस्टियोमलेशिया होता है बूढ़े में। इसके आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम्पल हैं। तो कुछ ऐसे तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सनरेज, सूर्य की किरणें, लेकिन उनके अलावा एग यॉक, अंडे की पीली जर्दी, ठीक है, किसी भी जो आप लेते हैं नॉनवेज उसका लीवर, फैटी फिश, ठीक है, फोर्टिफाइड फूड्स व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब आप सनलाइट में जाते हो तो वो भी सनलाइट भी आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। आगे बढ़ते हैं विटामिन ई। अब देखिए विटामिन ई क्या होता है,
इसको हम कहते हैं टोकोफेरल। विटामिन सी को कहा जाता है टोकोफेरल, ठीक है। और ये काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का। विटामिन ई काम करता है एंटीऑक्सीडेंट का, जो करता है प्रोटेक्ट सेल्स वॉल एंड एंटी स्टेरिलिटी। मतलब ये क्या करता है, हमारे बॉडी में प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल को और हमारे बॉडी को बांझपन से बचाता है। एंटी स्टेरिलिटी का मतलब होता है, स्टेरिलिटी का मतलब होता है बांझपन, और एंटी मतलब होता है उसको बचाता है। तो आइए देखते हैं कि एंटी सेल की दीवारों की रक्षा करता है और विरोधी, बांझपन का विरोधी होता है। तो यानी सेक्स से संबंधित जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती है सेक्स संबंधित, उसमें ये काम करता है कौन, आपका विटामिन ई, ठीक है, सेक्स संबंधित। हाँ सर ये विटामिन ई जो है, जो हमारा एक तो कोविड के लिए भी यूज होता है, किसके लिए? जैसे कि कहते हैं इम्यूनिटी के लिए। हाँ हाँ ये कोविड में के लिए क्वेश्चन आया है 2 बार। जी जी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको मिलता है पॉली अनसैचुरेटेड प्लांट ऑयल से, सोयाबीन। तो अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो विटामिन ई के भी अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वीट ग्रे जर्म होते हैं, ठीक है, हरे पत्ते वाली सब्जियां होती है, गेहूं के बीज होते हैं, और साबुत अनाज जो होता है वो इस तरह से आपको मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन के। देखिए विटामिन के का मतलब अगर आप हिंदी में लिखते हैं के, इस तरह लिखेंगे के, इस तरह के से आप क्या कर सकते हैं, तो विटामिन के का सबसे अच्छा आपको बता दूं कि यह ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करता है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम करेगा, तो के से, के और के से क्लॉटिंग को भी अगर आप हिंदी में लिखेंगे। जी सर विटामिन ई इलायची में भी आता है सबसे ज्यादा? नहीं, जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है तो होगा। क्योंकि सर इलायची में बहुत ज्यादा बताया जाता है, हाँ हरी इलायची में। तो विटामिन के क्या होता है, ठीक है, विटामिन के अंदर हम बता रहे हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में काम करता है। अच्छा, किसी को ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है तो उसको कौन सा रोग होगा? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। अगर आपको कहीं चोट लग गया और आपका ब्लड क्या हो रहा है, कुछ देर बाद वहां पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुआ, रक्त थक्का नहीं बना, तो वहां पर आपको प्रॉब्लम है, हीमोफीलिया डिजीज है आपको, जिसमें कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। और इसका मतलब कि आपके बॉडी में विटामिन के की कमी भी है। तो ये आपको विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया हो सकता है। हालांकि हीमोफीलिया क्या है, ये डिफिशियंसी डिजीज नहीं है, डिफिशियंसी डिजीज नहीं है। तो हीमोफीलिया कौन सा रोग है, मैं आपको बताऊं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। ऑप्शन ए कार्डियक डिजीज, ऑप्शन बी जेनेटिक डिजीज, ऑप्शन सी सर बी ऑप्शन। डिफिशियंसी डिजीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो गया इसका आंसर? जेनेटिक डिजीज है, बी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक डिजीज होता है, हेरिडिटरी डिजीज कहते हैं हीमोफीलिया को। ज्यादातर ये आपको आपके वंश से मिलता है, ठीक है। तो ये पूछा गया है। आगे बात करेंगे, अब हम आएंगे वाटर सोल्युबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सोल्युबल विटामिन जो होते हैं वो 9 होते हैं। उसमें सारे बी वाले विटामिन को हम एक बार में अगर बोलना चाहें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। इससे सारे विटामिन बी वाले आ जाएंगे, सारे कैटेगरी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उससे काम नहीं चलेगा। तो B1 होता है, इसका नाम भी पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है ना, डायरेक्ट इसका नाम ना बोल के पूछेगा कि थायमीन विटामिन से होने वाले रोग के नाम बताइए, ठीक है। तो थायमीन विटामिन आपको पहले पता होना चाहिए, इसका केमिकल नेम इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। तो विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं, और ये कोएंजाइम की तरह कार्य करता है। थायमीन पायरोफॉस्फेट की तरह कार्य करता है, नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस और डीएनए को सिंथेसिस के लिए काम करता है। ये इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है, बेरी बेरी और रिंकल, चेहरों पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, ठीक है, जल्दी। नेक्स्ट होता है विटामिन B2, इसका होता है मतलब राइबोफ्लेविन कहते हैं। मैं अभी आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप बहुत आसानी से
इनके जो ये वाले नाम हैं, कौन से केमिकल नेम, इनके जो केमिकल नेम के नाम से आते हैं ना, इनको तुरंत आप पकड़ लोगे, तुरंत देखते देखते बता दोगे। बस एक बार ट्रिक याद करना पड़ेगा, बताऊंगा अभी आगे। नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल विजन एंड स्किन हेल्थ। तो B2 स्किन हेल्थ के लिए होता है। इसके कारण होने वाले डिजीज है स्कैबीज। स्कैबीज का मतलब क्या है? दांत खाद खुजली, ठीक है, चेलियोसिस और ग्लोसिटिस, ठीक है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में होते हैं इससे B2। आगे बात करते हैं B3। B3 को हम नियासिन कहते हैं, इसका केमिकल नेम नियासिन है। ये नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक होता है तथा तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और त्वचा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके कारण एक आपको रोग होते हैं जिसे हम पेलेग्रा कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है DSSB में, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, 3 के बाद 5 आता है, 4 नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। कभी भी आपसे ये पूछ सकता है कि विटामिन बोल दिया, वाटर सोल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंतर्गत नहीं आता है, और उसमें आपको दे दिया ऑप्शन में A, B1, B2, B3। अब देखिए यहाँ पर मैंने चार्ट में आपको बताया था, इस चार्ट में आपको बताया है, ठीक है, इस चार्ट में आपको क्या बताया है, आप ये देखिएगा यहाँ पर कि क्या क्या नहीं होता है विटामिन में, ठीक है। आपको ऐसे ही विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में करके बोल दिया, और बोल दिया कि आप ये बताइए, जैसे इसको दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C। अब यहाँ पर बनाएगा ऑप्शन B4, फिर बनाएगा, इसको दे दिया D, दे दिया, अब इसको दे दिया E, अब एक और बना देगा 8, विटामिन B8, और बोलेगा कि इसमें से कौन सा बी कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट नहीं होता है या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। तो 4 और 8 नहीं होता है, ये पता होना चाहिए आपको, कभी कभी यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर। तो मैं बात कर रहा था आपका कि B5 के बारे में। B5 को हम पेंटाथोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये कोएंजाइम का पार्ट होता है, नीडेड फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो ऊर्जा चयापचय के लिए आवश्यक होता है। और इसके वजह से आपको जो झुंझुनी वाला बीमारी होता है ना, बहुत जल्दी आपका हाथ पैर शून्य हो जाता है, तो वो इसकी प्रॉब्लम, इसकी कमी से होने लगता है। आगे बात करेंगे B6। विटामिन B6 क्या होता है? पैराडॉक्सिल भी कहते हैं, पैराडॉक्सिन भी कहते हैं, पैराडॉक्सोमा भी कहते हैं, पैराडॉक्सिमाइन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको खुजली और खून की कमी होती है, अनीमिया नामक रोग जो होता है वो B6 से भी होता है, एक्जिमा खुजली के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है B7। B7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं, और इसी विटामिन को कभी कभी विटामिन H का नाम जो होता है वो बोला जाता है, विटामिन H, ठीक है। विटामिन B7 को विटामिन H कहते हैं, अलग से नहीं कुछ है। अब ये चयापचय प्रतिक्रिया में कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है, और जिल्द की सूजन, डर्मेटाइटिस, इम्पेयर्ड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, जिल्द की सूजन, बिगड़ा हुआ विकास, ग्रोथ जो होगा आपका वो खराब हो जाएगा, ग्रोथ आपका प्रॉपर वे में नहीं होगा अगर आप इसी कमी से कोई रोग आपको होता है तो। नेक्स्ट होता है B9। तो देखिए B9 का पूछा गया है। B9 को हम फॉलिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। फॉलिक एसिड क्या होता है? मेगाब्लास्टिक अनीमिया, महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है, और बच्चों में अगर आप में फॉलिक एसिड सही नहीं है तो आपके बच्चे में डिफेक्ट हो सकता है। तो जब भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में रहती हैं, तो 3 महीने बाद उनको जो दवा दिया जाता है वो फॉलिक एसिड का दिया जाता है, समझ में आई बात, ताकि उनको, उनके अंदर जो बच्चा बन रहा है उनके अंदर खून की कमी ना हो, दूसरा है उसकी कमी से कोई रोग ना हो, तो ये B9 से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे B12। अब B12 क्या होता है? इसको हम कहते हैं कोबालमीन, ठीक है। क्या होता है? कोबालमीन। इससे कमी से होने वाला रोग है पैरालिसिस और मेंटल इलनेस, ठीक है। ये 2 वाला आप याद रखिएगा, पैरालिसिस, अनीमिया और मेंटल इलनेस की कमी से होने वाला रोग है। रोगों का नाम पूछता है, देखिए कॉलम A, कॉलम B और कॉलम ये 3 तो आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक्स है।
ये बेसिक्स हैं। और अगर थोड़ा सा उठाएगा या घुमाएगा तो आपको फंक्शन से और इससे घुमा सकता है आपको, फिर आपको ये वाला चाहिए। लेकिन पहले आपको एक दो और ये दो तीन तो आने चाहिए आपको, ये बेसिक्स है। ये सारे क्वेश्चन जो ये बता रहा हूं मैं डिफिशियंसी डिजीज वाला, ये DSSB में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी का मतलब होता है स्कर्वी या जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मतलब क्या होता है, आपके मसूड़ों का जो सूजन होता है, ठीक है, मसूड़ों में जो फालतू का सूजन आ जाता है, आपका मसूड़े फूल जाते हैं, वहां पर आपके विटामिन सी कमी से होता है। विटामिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट नाम जो बता रहा हूं दूसरा वाला, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कभी कभी यही से डायरेक्टली बेसिक्स हैं ये, अगर आपको यही नहीं पता है तो आप फिर विटामिन से क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। इसके बाद बेसिक्स के बाद आपसे एडवांस क्वेश्चन पे पूछेगा, ठीक है, और फिर ये पूछेगा। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स के फंक्शंस क्या है, ये इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज, इट इंक्रीज इम्यूनिटी पावर ऑफ बॉडी, इट आल्सो गिव्स इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द जनरल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विटामिन्स खत्म होने के बाद दूसरा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, जिसको हम बात करते हैं मिनरल्स। तो ये क्या होता है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक, ठीक है, उधर क्या था ऑर्गेनिक था, ये इनऑर्गेनिक है। which are required by the body needs for various physiological functions, only functions करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें मिनरल्स भी कोई कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमें कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करते हैं, कौन, मिनरल्स, ठीक है। अब ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए अच्छा कार्य करते हैं। अवर 4% ऑफ बॉडी वेट, हमारे बॉडी का 4% जो होता है वो किसका बना होता है, मिनरल्स का बना होता है। द लार्ज अमाउंट इज नीडेड फॉर बॉडी कॉल्ड, अगर हमारे बॉडी में जिस मिनरल्स की आवश्यकता ज्यादा होती है क्वांटिटी के बेस पे, उसे हम मैक्रो मिनरल्स कहते हैं या मेजर मिनरल्स कहते हैं। और जिन मिनरल्स की आवश्यकता हमारे बॉडी में कम होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्मॉल अमाउंट जिसका चाहिए होता है उन्हें हम माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस एलिमेंट के नाम से जानते हैं। आइए दिखाता हूं आपको। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मिनरल्स में मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंतर्गत कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और फ्लोराइड। तो आपसे क्वेश्चन देखिए ऐसे बन सकता है, विच इज नॉट अ, ठीक है, पार्ट ऑफ मैक्रो मिनरल्स। ठीक है, आने वाले समय में हालांकि अभी ऐसा क्वेश्चन देखा नहीं गया है। अब देखिए यहीं से अब आपको क्या करेगा, एक क्वेश्चन, एक इसको उठा के बी, इसको उठा के सी, और दो यहां से उठा देगा। अब देखिए यहां से उठा दिया डी और यहां से उठा दिया ई, और अगर बढ़ाना होगा तो एफ भी बोलेगा। देखिए क्वेश्चन यहां से मैं चाहता तो चार ऑप्शन था, डायरेक्टली दे सकता था, 1 2 3 और 4, ए बी सी डी मैंने आपसे बोल दिया, बस यही 4 मैंने आपसे बोल दिया। अब ये जब 4 ऑप्शन सिंपल रहेगा तो पूछेगा कि किसमें से कौन सा मैक्रो मिनरल्स का पार्ट नहीं है, तो आप डायरेक्टली बता सकते थे कि ये यहाँ पे क्रोमियम जो है वो नहीं है, ठीक है। अब हमको इसी टॉपिक से और टफ पेपर बनाना हो, यही पेपर यूपी टीजीटी, यूपीएलटी या फिर एचटेट या फिर राजस्थान पीटीआई, अगर ये बनाते ना इसी टॉपिक से क्वेश्चन, तो ये बनाते कि इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल्स का भाग नहीं है या इसका भाग नहीं है। तो ए बी सी और डी ऐसे चारों ऑप्शन आपके सामने रख देते हैं, इसमें से कोई एक नहीं होता। ये आपका बन गया कौन सा पेपर, यूपी टीजीटी, एचटेट, राजस्थान, इन सब के पेपर ऐसे ही आते हैं। बट केवीएस को अगर क्वेश्चन बनाना होता और नवोदय को बनाना होगा और ईएमआरएस को बनाना होगा, DSSB को बनाना होगा, तो वो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएगा। वो पता कैसे बनाएगा, बताइए, वो क्या करेगा। अब देखिए अब आपसे ऑप्शन दे देगा, यहां पर
उसने उसने 6 ऑप्शन बना दिए। कितने ऑप्शन बना दिए? 6 ऑप्शन बना दिए। अब आपसे बोलेगा कि इसमें से ए, बी, सी एंड डी आर करेक्ट, या आपसे बी ऑप्शन दे दिया, आपसे बी नंबर का ऑप्शन क्या बोल दिया, बी नंबर वाला ऑप्शन आपसे कह रहा है डी, ई एंड एफ आर करेक्ट। सी नंबर वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? सी नंबर वाला ऑप्शन बोल रहा है आपका ए, सी एंड डी आर करेक्ट। डी नंबर वाला क्या बोलेगा? बी, डी एंड एफ आर करेक्ट। अब आप बताइए क्या आंसर चाहिए होगा इसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। तो इसमें समझ में आया कि इसी टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनाना हो तो फिर ये कैसे बनाते हैं, और राजस्थान, यूपी टीजीटी, एचटेट, ये सब कैसे बनाते हैं। और आप लोग जो तैयारी कर रहे हो ना आजकल, इस लेवल वाला कर रहे हो, यूपी टीजीटी और एचटेट, राजस्थान पीटीआई, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और खोलना चाहता हूं। ऐसा क्वेश्चन देखा है कि नहीं देखा है केबीएस में? यस सर। ऐसी देखा है बात है। सर। और इसी में आप लोग ज्यादा, अच्छा बताइए कठिन क्वेश्चन आपको कौन सा लगा है? जो पहला 4 ऑप्शन वाला था, कि ये जो इसमें मैंने इतने ऑप्शन दे दिया आपको, ये वाला ज्यादा आपको कठिन लगेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी आप चूक करेंगे, आपको नहीं पता होगा, तो आप इसका एग्जैक्ट तरीका पता नहीं कर पाएंगे। समझ में आया बात? तो आइए यहाँ पर मिनरल्स को देख लेते हैं। तो थोड़ा बहुत आप जगह, मैं नहीं कर रहा हूँ पूरा याद करना है, हल्का फुल्का दिमाग में खाली रखना है बस। तो इसमें कैल्शियम सर मेजर मिनरल्स होता है, ये ठीक सर है जी। फ्लोराइड सर माइक्रो में आता है। कौन सा? फ्लोराइड सर 7 नंबर पे जो मैक्रो में लिखा है। क्लोराइड। जी जी। चलिए मैं देखता हूँ इसको क्या है, ऊपर वाले में दिया होगा, यहाँ हो सकता है कुछ चार्ट से गलत हो गया हो, मैं चेक कर देता हूँ अभी। जी ओके सर। नेक्स्ट है पोटेशियम। ये आपका किस में आता है? मैक्रो मिनरल्स में। पोटेशियम क्या होता है, इसे पढ़ लीजिएगा आप थोड़ा सा, कि ये इंपॉर्टेंट हेल्थी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का तो पता होना चाहिए। पोटेशियम किसका कार्य करता है? आपके जो नर्व ट्रांसमिशन इंपल्स होते हैं ना, उनको कंट्रोल करता है, यानी ब्रेन रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनमें काम करता है आपका पोटेशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ट्रेस मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? आयरन, ठीक है। यही आपका ब्लड सेल्स को बनाता है, और आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को क्या करता है? प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ब्लड के अंदर आयरन जितना ज्यादा होगा, वो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन उतना अच्छा करेगा, और हीमोग्लोबिन ज्यादा अच्छा होगा तो वो कैरीज करेंगे ऑक्सीजन। तो यानी जब कैरी करेंगे ऑक्सीजन आपके ब्लड, तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन, आपको डिफिशियंसी नहीं होगी किसकी? ऑक्सीजन की। और आपको फटीग नहीं होगा, आपका एंड्योरेंस अच्छा होगा। कुल मिलाकर आयोडीन, आयोडीन कमी से होने वाला रोग क्या है? गोइटर, जिंक, सेलेनियम, ठीक है, कॉपर, पार्ट ऑफ मेनी एंजाइम नीडेड फॉर आयरन मेटाबॉलिज्म, मैग्नीशियम और फ्लोराइड। हाँ सही कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे फ्लोराइड मैंने इसमें दिया हुआ है, लेकिन वहां पर इसमें बता दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने इस चार्ट में इधर दिया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ी सी गलती हो गई हो, ठीक है। जी सर। तो ये देखिए ये क्या क्या आता है? फ्लोराइड, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, निकेल, मैंडियम, ये सब आपका किस में आता है? ये सारा आपका आता है इसके अंतर्गत। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं फंक्शन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ मिनरल्स क्या है कि ये इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड,
it provides relief from blood pressure, it helps to make bones and teeth strong, it helps to in making of new cells to muscles। ठीक है, इसके बाद आइए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जो 2 क्वेश्चंस मैंने अभी रखे थे। सबसे पहले देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग विच आर कंसीडर्ड एज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आपको बताना कि इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भाग है। ठीक है, तो कौन कौन सा है? B O विटामिन्स, माइक्रो पूछा है तो विटामिन्स और मिनरल्स होगा ना। ई और एफ, ऑप्शन नंबर बी इज B करेक्ट। option. B option sir. ये क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, नवोदय के पेपर में दिया हुआ है। कल मैं इसी के बारे में बता रहा था कि नहीं क्वेश्चंस आपको, कि क्वेश्चन के पैटर्न कैसे आ रहे हैं, कैसे बनते हैं। यही अगर नवोदय पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यही अगर EMRS पूछेगा तो कैसे पूछेगा, और यही अगर UGC को पूछना है तो कैसे पूछेगा। ठीक है, लेकिन अगर वही यूपी पूछेगा तो कैसे पूछेगा, यूपी TGT पूछेंगे। ठीक है, DSSS भी कैसे पूछेगा, ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिसका एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एग्जाम किसका देने जा रहे हैं सबसे पहले आपको, और वहां का पैटर्न क्या होगा। आप DSSS में तैयारी करके जाएंगे यूपी TGT और स्टेट लेवल का, तो गड्ढे में गिर जाएंगे। राजस्थान की तैयारी करके जाएंगे, राजस्थान के लेवल का पेपर को देखकर जाएंगे, तो आप एकदम है कि आपका पेपर खराब हो जाएगा, गड्ढे में गिरना है। इनका लेवल, ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स का क्वेश्चंस के आस्किंग का जो तरीका होता है, मेथड्स होता है, मोड होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, इन्हीं मोड को हमें समझना है, टेक्निकली इसको समझना है। अगर आप समझ जाएंगे पेपर बीट हो जाएगा, नहीं समझेंगे पेपर बीट नहीं होगा। तो आप तैयारी कर रहे EMRS का, मैं आपको सिंपली खाली क्वेश्चन करा दूं 4 ऑप्शन वाला, डीप में ना ले जाऊं, और आपको लगेगा सर का तो मैंने 4000 क्वेश्चन लगा लिया, मेरा एग्जाम निकल जाना चाहिए। तो क्या एग्जाम कहां से निकलेगा? आपने उस लेवल की तैयारी ही नहीं की है। आपको इस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी जो मैंने बताया। ठीक है, अब जैसे मुझे ही आपसे अगर मिनरल से क्वेश्चन देना है, एग्जाम्पल जैसे मुझे अगर क्वेश्चन देना है किसी मिनरल से, अब मैं क्या करूंगा आपसे, अब इसको और टफ बनाने के लिए मैं देखना चाहता हूं कि आपको और डीप नॉलेज है कि नहीं मिनरल्स के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, देखिएगा। ऑप्शन ए, आयरन इज कंसिडर्ड एन एसेंशियल एनिमल्स और मिनरल्स बिकॉज इट इज फाउंड इन द रेड ब्लड सेल्स। यहां तक ऑप्शन ए कर दिया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिया और आपसे बोला कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, या करेक्ट बोलूंगा या नॉट करेक्ट बोलूंगा, करेक्ट अबाउट आयरन। आयरन से संबंधित कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। अब आयरन उठा सकते हैं या हम आपसे पूछ सकते हैं ट्रेस एलिमेंट से संबंधित नहीं है। जब ट्रेस एलिमेंट बनाना होगा तो मैं बोलूंगा आयरन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो मिनरल्स। फिर मैं ऊपर से दे दूंगा कि सल्फर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो मिनरल्स। समझ में आया बात, कैसे क्वेश्चन बना रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है जितने भी लोग देख रहे हैं? जी सर। Yes sir. क्वेश्चन ऐसे ही बन रहा है ना। Yes sir. फिर बोला कि हीमोग्लोबिन दैट कैरीज द ऑक्सीजन टू एवरी सेल इन द बॉडी। ऑप्शन बी, आयरन इज अ सोर्स ऑफ। अब बोल दिया आपसे कि आयरन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, मस्टर्ड ग्रीन। जैसे ये 3-4 तो आपको ऑप्शन दे दिया कि ये आपका रेड मीट, फिश, पोल्ट्री, ठीक है, पोल्ट्री, एग यॉक, होल पल्सेस, दिस इज द सोर्सेज ऑफ आयरन। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो होगा, सबसे ज्यादा वो कौन सा होगा आयरन के लिए? पत्तेदार और हरी सब्जियां जैसे सरसों का साग, बथुआ साग, नाम सुना है? चौराई यस का सर, साग, खाया है Yes, सर। sir. हाँ चौराई का भी साग है, बथुआ साग है।
तो सबसे ज्यादा रिच अमाउंट ऑफ आयरन होता है इसके अंदर। तो यही सब देकर क्या करते हैं, बस आपको क्वेश्चन का लेवल जो उनका सेट करने का है ना, वो लेवल थोड़ा सा अलग तरीके से सेट करते हैं, आपको कंफ्यूज करते हैं, थोड़ी सी बारीकियां उसमें देते हैं। बस आप लोग तैयारी कर रहे हो अलग लेवल की, आता अलग लेवल से है, यही आपका मिसमैच लेवल है जिससे कि एग्जाम्स क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और थोड़ा समझ लीजिएगा। बाकी हम लोग आपको नेक्स्ट क्लास में सर इसको ट्रिक बता देते हैं आप। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ट्रिक। यार ये भी हो गया, मुझे इसको सही कराना पड़ेगा, ये एक्चुअली बुक में भी गलत हो गया होगा, फ्लोराइड इसमें आ गया है। यस सर, सर बुक में भी वहां सर दिया है। वो तो कर ही लेगा। हाँ कर लीजिए, जो लोग देख रहे हैं वो लोग कर लेंगे भाई, जो नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं मेरा वीडियो जानते होंगे, वो लोग तो कहेंगे कि अरे सर ने तो गलत दे दिया है, वो तो सीधा ब्लेम कर देंगे ना कि तो गलत है, पता नहीं कैसा बुक दिए है। ये इस तरह का लोगों में कॉन्सेप्ट है, ये देखेंगे गलती से हो जाता है तो वो क्षमा नहीं करते हैं, वो सीधा सर जी, फीडबैक और अंदाजा लगा लेते हैं कैसा टीचर होगा, कैसा टीचर है कि इसने गलत किया है, इस तरह का। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा था। ट्रिक आपका है थोरा ने पानी, ठीक है, पानी पर बसाया। थोरा ने पानी पर बसाया, ठीक है, थोरा ने पानी पर बसाया। अब देखिए B1 के सामने था वर्ड आ रहा है तो थाइमीन हो जाएगा, B2 के सामने रा आ रहा है तो इसका मतलब राइबोफ्लेविन हो जाएगा, B3 के सामने क्या आ रहा है, न आ रहा है ना, ने न वर्ड आया तो नियासिन हो जाएगा, B5 के सामने पा आ रहा है तो पैराडॉक्सिन हो जाएगा। अब देखिए, ठीक है, B6 के सामने भी एन आया तो पानी वाला जो न होगा उसको न वाले को साइलेंट रखना है, ठीक है। अब देखिए B7 जो होता है ब वर्ड आ रहा है, ये ब बसाया पूरा एक वर्ड में आएगा B7, तो ब से याद रखना है बायोटीन, ठीक है। थोड़ा ने पानी पर बसाया, इस तरीके से आपको इसका हो जाएगा B5 का पेंटोथोनिक एसिड हो जाएगा और यहां पर आपका पैराडॉक्सिन हो जाएगा, B6 का पैराडॉक्सिन हो जाएगा, पर यानी पैराडॉक्सिन, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा पेंटाथोनिक एसिड, और B7 का हो जाएगा बसाया यानी बायोटीन, और 9 का हो जाएगा फॉलिक एसिड, और इसका हो जाएगा B12 का साइक्लोकोबालमीन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, या आप इसके अंदर कुछ बाहर एक दो वर्ड और जोड़कर इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मुझे इसका आपको बता दिया कि जो 6-7 नाम होते हैं इसमें आपको दिक्कत होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। तो इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कभी कभी डायरेक्टली यहीं से पूछ देता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं। जिनको भी ये बुक चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये नंबर है, इस पर आप कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है।